स्वागत है डर का डेरा पर। अंधेरा होने वाला है और आज रात की कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी भयानक घटना जिसका सच शायद आप जानना नहीं चाहेंगे। बस इतना याद रखना, अगर आप डर के असली मायने जानना चाहते हैं तो इस अंधेरे सफर पर हमारे साथ अंत तक बने रहना। हिम्मत है तो पलक मत झपकाना। साइकिल चलाते चलाते आलोक ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि गहरे आसमानी रंग का आकाश काले बादलों से घिर रहा है, चारों ओर की हवा जैसे ठहरी गई हो। उसे समझ में आ गया कि रेत का तूफान आने वाला है, लेकिन नंदनगढ़ पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। आलोक ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली चमकने लगी और थोड़ी ही देर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता धूल और जल की परत में छिप गया। आलोक ने कोई और उपाय न देखकर एक बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वो बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में आलोक साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वो रास्ता भटक गया है। ये रास्ता नंदनगढ़ का नहीं है। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? आलोक चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक लंबी छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं करण हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे नंदनगढ़ जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। नंदनगढ़ जाने वाला रास्ता बंद है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गया है। आलोक मुसीबत में पड़ गया। वो पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी नाश्ते की दुकान है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। आलोक ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। आलोक ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वो आदमी उसके पास आया है, तभी से आलोक को भीगी हवा में किसी पुरानी सड़ी गली चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूं। साइकिल लेकर वो तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक पीपल का पेड़ देखा। पास ही एक झोंपड़ी नुमा घर था। वहां किसी मिट्टी के दिए की लौ जल रही थी। करण ने फिर से आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी पीपल छाया नाश्ते की दुकान है। आलोक ने साइकिल को पीपल के पेड़ से टिका दिया और झोंपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक ईंट का चूल्हा है और उसके चारों ओर पराठे और सब्जी बनाने का सामान रखा है। आलोक हैरान हो गया ये सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस दुकान में आखिर खाना खाने कौन आता होगा। करण एक पुराना स्टूल ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं गर्म पराठे लाता हूं। आलोक अपनी गोद में रखे जरूरी कागजात के थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। आप बहुत भीग गए हैं, ये खाइए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी खाना बनाकर ले भी आया, हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आलोक पराठे का कौर लेते लेते पूछ ही बैठा, यहां खाना खाने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूरी पर एक मिनी बस स्टॉप था, तब लोग आया करते थे, और अब आप जैसे कोई कोई आता है। उस आदमी की बातों में क्या था, कौन जाने, लेकिन आलोक का सीना एकदम से सिहर उठा। उसने कुछ असहजता के साथ पराठे का एक कौर लिया। आप खाना खाइए, आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यही रुकना पड़ेगा। आलोक ने देखा
कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई है। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद मिट्टी के दिए की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों आलोक को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सच नहीं है, जैसे कोई मायाजाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए जरूरी कागजात। उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। करण दहलीज पर आलोक के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, गीता कहाँ गई? बाबू को गुड़ की डली नहीं दी? आइए बाबू, यहां लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और गीता तो हैं ही। आलोक ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से टीस सी उठी, जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही चूड़ियों की खनक कानों में पड़ी, वो हल्के से चौंक कर देखने लगा। गीता धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खास इशारा था जो उसने करण की ओर किया। करण ने भी जरा सा गर्दन हिलाकर कुछ जताया। ये बात आलोक की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, गुड़, मेरा मतलब है खाइए खाइए। गीता के हाथ के गुड़ खाकर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आलोक कांपते हाथों से गुड़ उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसी पुराने बासी मांस की होती है। अचानक आई एक तेज हवा के झोंके से गीता के सिर की दुपट्टा सरक गया, और जो दृश्य आलोक ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। गीता के बाएं हाथ पर गहरे नीले चोट के निशान थे। वहां से एक पतली धार बह रही थी। गीता ने तेजी से अपना दुपट्टा ठीक किया और पलक झपकते ही गायब हो गई। आलोक ने जैसे मशीन की तरह गुड़ को मुंह में डाल लिया। करण दिए की लौ धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। आलोक एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर लेट गया। रात गहरी और शांत थी। केवल झिल्ली की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पास के किसी झाड़ी से एक भूखा कुत्ता चीख उठा। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक सफेद चील आकर पीपल के पेड़ पर बैठी और अपनी डरावनी आवाज में बोल उठी। आलोक का सीना बार बार कांप उठता रहा। भगवान, देखना ताकि रात ठीक से कटे। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में आलोक सो गया। अचानक एक डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। आलोक अचानक बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी उसके कानों में एक करहाती, चरमराती सी आवाज पड़ी। वो आवाज जहां से आ रही थी, आलोक ने उधर नजर घुमाई और जैसे ही देखा, उसका शरीर डर से सिहर उठा। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई एक व्यक्ति पुराने पत्थरों के ढेर के नीचे दबा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। क्या हुआ बाबूजी? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? आलोक ने देखा कि झोंपड़ी के सामने जो आंगन जैसी जगह है, वहां एक लगभग टूटे झुके लकड़ी के तख्त पर करण बैठा है। उसने एक बार फिर धीरे से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा जहां कुछ देर पहले कोई पत्थरों के नीचे दबा था। लेकिन ये क्या? वहां अब कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं है, वो सब बुरा सपना है। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? बहुत गर्मी है, इसलिए बाहर की हवा लेने आया हूं। आप भी आइए ना। आलोक समझ गया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है, इसलिए वो बिस्तर छोड़कर तख्त की ओर बढ़ गया। भीतर दबा एक अजीब सा असहज भाव लिए वो करण के पास जाकर बैठ गया। तभी कहीं पास से एक जंगली बिल्ली तीखी आवाज में चिल्ला उठी। उस एक चीख ने पल भर के लिए फैली खामोशी को चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी है, अब नींद आएगी ही नहीं। ऊपर से सपने में आप क्या कुछ देख रहे हैं? इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 3 साल पहले की बात है। ऐसा ही एक नाश्ते का दुकान था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था।
लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है, इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरे गांव की एक लड़की से, गीता। उस लड़की को एक नजर देखते ही नजर ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, ये तो जैसे कचरे में हीरे का टुकड़ा। हीरा होगा तो उसके चाहने वाले भी होंगे। खैर, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान में दरोगा सूरज रोज पराठे खाने आने लगा। एक पराठा खाता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसका नजर है, ये समझ में आ रही थी उस आदमी को, लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे सोच सकता है ये सब? वो आदमी भी नहीं सोच सका। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वो तहसील, सरकारी दफ्तर जाने के लिए निकला। मैं चलता हूं, आखिरी बस में लौटूंगा। शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, अच्छे से जाना। तहसील में काम करते करते वो समझ गया कि तूफान आने वाली है, इसलिए जल्दी काम निपटाकर वो पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पर उतारा, आसमान काला हो चुका था। एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की तरफ चल दिया। लगता है बारिश होने वाली है। बीवी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबीदबी हंसी की आवाज आने लगी। एक पल के लिए वो ठिठक गया। दरवाजे की तरफ न जाकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से अंदर झांका। घर की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर दरोगा सूरज लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही है। हाथ से बैग गिर गया। बीवी के लिए लाया हुआ बाजार का सामान भी जमीन पर गिर के बिखर गया। कौन? दरोगा सूरज दौड़ते हुए बाहर आ गया। उस आदमी को देखते ही वो हक्का बक्का रह गया। आप तो बोले थे आखिरी बस पे। बात खत्म भी नहीं हुई थी। एक तेजदार कुदाल से उस आदमी ने अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। फवारे की तरह खून निकल आया। पत्नी अपनी गर्दन पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर बार बार झटका खाकर स्थिर हो गया। दरोगा सूरज अब तक पत्थर की तरह खड़ा था। अब वो भी हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। वो आदमी धारदार चीज हाथ से फेंक कर सूरज को बालों की मुट्ठी से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले चला। सूरज पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा। गुस्से में सूरज को जमीन पर पटक दिया। फिर टूटे हुए पत्थरों को खींचकर सूरज को जमीन पर दबा दिया और जोर जोर से उन पत्थरों को दबाने लगा। सूरज के मुंह से दम घुटने की आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल पड़ी। तड़पते तड़पते उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। वो आदमी पागल की तरह अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर को घूरता रहा। फिर गला फाड़ कर चीख पड़ा, गीता, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? आदमी थोड़ी देर बाद उठा, घर के अंदर गया। जलती हुई पेट्रोल की लालटेन लाकर फेंक दिया बीवी के शरीर के ऊपर। उसने दांत भींच लिए। आंखों से आंसू फूट पड़े। कड़कती आवाज के साथ बिजली गिरी। तेज आंधी ने आग को पूरे झोंपड़े में फैला दिया। धधकती आग में वो आदमी भी जलने लगा। एक भयानक मृत्यु चीख के साथ आलोक जैसे किसी गहरे सम्मोहन में डूब गया था। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी तो जाना होगा। आलोक ने अब और बात नहीं बढ़ाई। रात जैसे तैसे कट ही गई थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हो गया। फिर दरवाजे में हल्के से दस्तक दी। मैं चलता हूं। सुन रहे हैं? तो फिर मैं चलता हूं। नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। एक पल के लिए आलोक रुका और सोचा। फिर पीपल के पेड़ से टिका कर रखी हुई अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। न जाने कहां गए। लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही आलोक को याद आया कि वो लापरवाही में
जरूरी कागजात का बैग वही भूल आया है। वो तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन ये क्या हालत? वो झोंपड़ी कहाँ गई? वहां तो अब सिर्फ एक जली हुई झोंपड़ी का ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या करण ने जो कहानी कल सुनाई थी वो आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। आलोक तेजी से पलटा, देखा उसका कागजात वाला बैग। कौन हो तुम? मैं गीता। तेज हवा के झोंके से दुपट्टा हट गया। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। आलोक की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयावह खून से सना चेहरा, जिसके हाथ पर चोट का निशान था। आलोक होश खो बैठा और साइकिल समेत वही सड़क पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका सिर चकरा रहा था और शरीर पसीने से भीगा था। वो जल्दी से उठा, अपने कपड़े झाड़े और घबराकर चारों ओर देखा। वो वहीं पीपल के पेड़ के पास जली हुई झोंपड़ी के ढांचे के सामने पड़ा था। हवा अब शांत थी और रात का सारा डर सूरज की रोशनी में अजीब लग रहा था। क्या वो सब सच में हुआ था या थकान और बुखार के कारण मैंने सपना देखा था? आलोक ने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। कागजात से भरा उसका थैला उसके पास ही पड़ा था, सुरक्षित। लेकिन थैले के पास एक पुरानी सड़ी हुई गुड़ की डली पड़ी थी। गुड़, उसे याद आया, गीता के हाथ का गुड़। उसने डरते डरते उस गुड़ को देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला। पिछली रात गीता ने उसे जो गुड़ दिया था वो अभी भी उसकी जेब में था। ये बिल्कुल वैसा ही था, सड़ा हुआ और बदबूदार। ये सपना नहीं था। आलोक ने जली हुई झोंपड़ी की ओर देखा। ढांचा लगभग राख हो चुका था। वो हिम्मत करके धीरे धीरे जली हुई जमीन पर चला। वो अंदर के उस स्थान पर पहुंचा जहां रात को करण ने बिस्तर लगाया था। वहां राख के ढेर थे और एक अधजला स्टूल पड़ा था। अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। राख के बीच एक चांदी की पायल चमक रही थी। आलोक ने उसे उठाकर देखा। वो पायल टूटी हुई थी और उस पर खून के हल्के निशान थे। गीता की चूड़ियों की खनक, गले में रस्सी, पत्थरों से दबा हुआ आदमी। रात की कहानी और ये निशान अब एक होने लगे थे। जली हुई रसोई की ओर देखते हुए आलोक को वहां जमीन पर एक और अजीब चीज मिली। एक गहरी चौड़ी दरार। ये दरार चूल्हे के पास थी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को जबरदस्ती खोदा गया हो। जैसे ही उसने उस दरार में झांका, उसे नीचे कुछ दबा हुआ दिखा। आलोक ने सूखे तिनके और राख हटाई। वहां पत्थरों के नीचे कुछ हड्डियां और कपड़े के कुछ टुकड़े दबे हुए थे। कपड़े के टुकड़े दरोगा की वर्दी जैसे लग रहे थे। डर के मारे आलोक का गला सूख गया। करण ने जो कहानी सुनाई थी वो सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि वो उन मृत लोगों की आत्मा थी जो इस जगह पर भटक रहे थे। करण, गीता, ये दोनों उस भयानक रात के शिकार थे। जल्दी से आलोक अपनी साइकिल की ओर भागा। वो कागजात का थैला कसकर पकड़ चुका था। उसे अब एक पल भी यहां नहीं रुकना था। वो तेजी से साइकिल पर बैठा और बिना पीछे देखे उस जली हुई जगह से दूर चला गया। उसका लक्ष्य अब सिर्फ एक था, नंदनगर नहीं, बल्कि सबसे पहले किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जहां सूर्य की रोशनी और लोगों का शोर हो। जैसे ही वो उस पीपल छाया की हद से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली। लेकिन हवा में अभी भी उस सड़ी हुई तीखी गंध का एहसास बाकी था, जो उसे याद दिला रहा था कि रास्ते पर भटकने का मतलब सिर्फ रास्ता खोना नहीं होता। कभी कभी आप जिंदगी भी खो सकते हैं। आलोक ने साइकिल को इतनी तेजी से पैडल मारा कि वो लगभग उड़ता हुआ ही उस भयानक जगह से दूर निकल गया। सूरज अब पूरी तरह से उग चुका था और सामान्य सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव की चहल पहल, बच्चों का शोर और चाय की दुकान से आती अदरक की महक ने उसके धड़कते दिल को कुछ राहत दी। उसने एक पुराने ढाबे के पास साइकिल रोकी। वहां खड़े एक व्यक्ति से उसने पूछा,
भाई साहब, क्या ये रास्ता नंदनगढ़ को जाता है? हाँ बाबूजी, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। सीधा आगे जाइए, 10 मिनट में शहर शुरू हो जाएगा। आलोक को विश्वास नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से उस माया जाल से बाहर निकल आया है। उसने जल्दी से ढाबे पर एक गिलास पानी पिया और अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो नंदनगढ़ शहर के बीचों बीच था। ये एक व्यस्त शहर था जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। आलोक सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसके पास सिर्फ कागजात का थैला नहीं था, बल्कि अब एक पायल और कुछ हड्डियों के टुकड़े होने का भयानक सच भी था। पुलिस स्टेशन में थानेदार विजय सिंह एक पुराने डेस्क पर बैठे थे। आलोक ने कांपते हाथों से वो पायल और हड्डियां उनके सामने रखी। क्या हुआ बाबूजी, ये सब क्या है? थानेदार ने हैरानी से पूछा। आलोक ने हाफते हुए पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताई। तूफान, करण, गीता, पीपल का पेड़, जली हुई झोंपड़ी और आखिरी में पत्थरों के नीचे दबी हुई लाश के अवशेष। थानेदार विजय सिंह पूरी कहानी सुनते रहे। कहानी खत्म होने पर उन्होंने आलोक की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, बाबूजी, आप पीपल छाया की बात कर रहे हैं ना? आलोक चौंक गया। जी, आपको कैसे पता? थानेदार ने एक गहरी सांस ली और डेस्क की दराज खोली। उन्होंने एक पुरानी धूल भरी फाइल बाहर निकाली। 3 साल पहले की बात है। ये चाय की दुकान नहीं, नाश्ते की दुकान करण नाम का एक आदमी चलाता था। उसकी नैनवेली बीवी थी गीता। गीता की खूबसूरती पर यह पूरा गांव फिदा था। और फिर एक दिन अचानक तूफान आया और उसी रात दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के साथ साथ करण और गीता दोनों बुरी तरह से जल गए। उनकी लाशें लगभग राख हो चुकी थी। गांव वालों ने यहां तक कहा कि दुकान में आग लगने से पहले अंदर से एक और आदमी की चीख भी सुनाई दी थी। आलोक का गला सूख गया। और वो दरोगा सूरज? हां, दरोगा सूरज। वो भी उसी रात से लापता है। हम जानते थे कि करण को उस पर शक था, लेकिन हमें कभी कोई सबूत नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा, पर सूरज का कोई निशान नहीं मिला। केस फाइल कर दिया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हमने मान लिया कि वो कहीं भाग गया होगा। थानेदार ने मेज पर रखे हड्डियों के टुकड़ों को ध्यान से देखा। लेकिन अगर ये हड्डियां, आलोक ने जोर देकर कहा, यह दरोगा सूरज की लाश है, जिसे करण ने मार डाला था और पत्थरों के नीचे दबा दिया था। और करण, गीता, वे दोनों उसी जली हुई जगह पर भटक रहे हैं। थानेदार विजय सिंह तुरंत उठे। ठीक है, हमें तुरंत उस जगह जाना होगा। आप हमारे साथ चलेंगे आलोक बाबू। यह कहानी अब सिर्फ एक बुरा सपना नहीं, बल्कि अधूरा न्याय है। पुलिस की टीम तुरंत उस पीपल छाया की ओर रवाना हो गई। आलोक को पता था कि उस भयावह जगह पर वापस जाना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब यह सिर्फ उसकी जान बचाने की बात नहीं थी, बल्कि 3 अतृप्त आत्माओं को शांति दिलाने की बात थी। थानेदार विजय सिंह, आलोक और पुलिस की एक टीम जीप में सवार होकर पीपल छाया की ओर तेजी से बढ़े। आलोक के मार्गदर्शन से वे कुछ ही देर में उस सुनसान जगह पर पहुंच गए। दोपहर का सूरज अब भी उस जली हुई जमीन पर चमक रहा था, लेकिन आलोक के दिल में अभी भी रात का घना अंधेरा जमा था। जली हुई झोंपड़ी के अवशेष और विशाल पीपल का पेड़ ठीक वैसे ही थे जैसा आलोक ने सुबह देखा था। थानेदार ने अपने आदमियों को बुलाया और आलोक के बताए हुए स्थान, रसोई के पास की चौड़ी दरार की ओर इशारा किया। खोदना शुरू करो, थानेदार ने आदेश दिया। पुलिस कर्मियों ने फावड़े और कुदाल लिए और जमीन खोदना शुरू कर दिया। आलोक और थानेदार दोनों की सांसें थमी हुई थी। कुछ देर की खुदाई के बाद फावड़ा एक कठोर चीज से टकराया। उन्होंने पत्थरों और मिट्टी को हटाया और जल्द ही जमीन के अंदर से दरोगा सूरज का कंकाल बाहर निकाला गया। सूरज की वर्दी के फटे पुराने टुकड़े, उसकी बेल्ट का बकल और सबसे भयानक,
उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डियां स्पष्ट रूप से उस भयावह मौत की गवाही दे रहे थे जिसका वर्णन करण ने रात को किया था। दरोगा सूरज भाग नहीं गया था, बल्कि वो वही पत्थरों के नीचे दबा दिया गया था। थानेदार विजय सिंह ने गहरे संतोष के साथ सिर हिलाया। करण ने अपनी कहानी में कुछ भी झूठ नहीं बोला था, सिवाय इसके कि वो खुद एक भटकती हुई आत्मा है। पुलिस ने सूरज के अवशेषों को सम्मानपूर्वक इकट्ठा किया। तभी आलोक की नजर फिर से पीपल के पेड़ पर पड़ी। उस जगह की भयानक ऊर्जा अभी भी महसूस की जा रही थी। थानेदार साहब, आलोक ने धीरे से कहा, करण और गीता, वे भी यहां इस आग में मारे गए थे। शायद उन्हें भी शांति चाहिए। थानेदार ने चारों ओर देखा। करण और गीता की मौत तो दुर्घटना या हत्या के तौर पर दर्ज हो गई थी, लेकिन सूरज की लाश मिलने से पूरा सच सामने आ गया था। करण ने अपनी पत्नी को धोखा देने पर मारा, फिर दरोगा को मारा और अंत में अपराध बोध में खुद को और अपनी पत्नी के शव को जला लिया। पुलिस की टीम ने तीनों आत्माओं, करण, गीता और सूरज के लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई, अचानक एक शांत ठंडी हवा का झोंका पीपल के पत्तों से होता हुआ गुजरा। आलोक को लगा जैसे हवा में मौजूद सड़ी हुई तीखी गंध अब हमेशा के लिए विलुप्त हो गई हो। उस सुनसान जगह पर अब केवल धूप, धूल और हवा का साधारण स्पर्श महसूस हो रहा था। आलोक ने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने जरूरी कागजात सौंप दिए थे और सबसे महत्वपूर्ण, उसने 3 अतृप्त आत्माओं को उनकी सच्चाई सामने लाकर मुक्ति दिलाई थी। थानेदार विजय सिंह ने आलोक को धन्यवाद दिया। आपने सिर्फ कागजात ही नहीं पहुंचाए, बल्कि 3 साल पुराना एक अनसुलझा रहस्य भी सुलझाया है। आलोक ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने उस रात का पूरा डर पीछे छोड़ दिया था। उसने अपनी साइकिल उठाई। अब उसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं थी। नंदनगढ़ का काम अब खत्म हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीपल का पेड़ अब सिर्फ एक विशाल, साधारण पेड़ था, जिसकी छाया में कोई मायाजाल नहीं, बल्कि केवल शांत, सूखी जमीन थी। आलोक अपनी साइकिल पर बैठा और एक गहरी, लंबी सांस ली। हवा अब ताजी थी। वो अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, लेकिन अब उसके सफर का उद्देश्य बदल चुका था। वो जानता था कि दुनिया में कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि अंधेरी रातों में सड़क के किनारे भी छिपी होती है, और कभी कभी उन्हें सुनने के लिए रास्ता भटकना भी जरूरी होता है। नंदनगढ़ की सीमा से बाहर निकलने के बाद आलोक ने कई दिनों तक लगातार यात्रा की। उसने अपना असली गंतव्य बदल दिया था। अब वो किसी शहर या दफ्तर नहीं जा रहा था, बल्कि उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों की ओर जा रहा था। उसका मन अब कागजात के थैले में रखे हुए पैसों या व्यापारिक सौदों में नहीं था, बल्कि अतीत के भार और मानव मन की गहराइयों में उलझा हुआ था। थानेदार विजय सिंह ने आलोक को आश्वासन दिया था कि पुलिस उसके बयान और सबूतों के आधार पर करण और गीता के अवशेषों को भी खोजकर विधिवत अंतिम संस्कार करेगी। इस बात ने आलोक को कुछ शांति दी थी। उसने अपने मोबाइल से एक लंबी ईमेल लिखी, जिसमें उसने अपने व्यावसायिक भागीदारों को बताया कि वो कुछ समय के लिए दुनिया से दूर जा रहा है, और क्यों। पहाड़ियों में एक छोटे से हिमालयी गांव में आलोक ने एक पुरानी धर्मशाला में शरण ली। अगले कुछ महीने उसने ध्यान, गांव वालों से बातचीत और किताबें पढ़ने में बिताए। उसने खासकर लोक कथाओं और अतृप्त आत्माओं से जुड़ी कहानियों को पढ़ना शुरू किया। वो ये समझना चाहता था कि एक इंसान की क्रोध और घृणा की भावना उसे मृत्यु के बाद भी क्यों बांध कर रखती है। धीरे धीरे पीपल छाया का वो भयावह अनुभव उसके लिए एक डर नहीं, बल्कि एक सबक बन गया। उसे समझ में आया कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ अनदेखी कहानियां होती हैं, कुछ दबे हुए राज होते हैं, और वो खुद भी अब उन कहानियों का एक हिस्सा था। एक शाम जब वो धर्मशाला के बाहर बैठकर ढलते सूरज को देख रहा था,
तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी कागज या पैसा अब उसके पास नहीं है। उसके पास है सत्य की एक नई समझ और दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता। आलोक ने फैसला किया कि वो अपने व्यावसायिक जीवन में वापस नहीं जाएगा। उसने अपने कागजात का थैला अपने साझेदारों को कुरियर कर दिया और उन्हें एक पत्र लिखा कि वो अपनी नई राह पर निकल रहा है। अगले कुछ वर्षों में आलोक ने उन अनेक सुनसान सड़कों पर यात्रा की जहां लोगों की कहानियां और दर्द छिपे हुए थे। वो अब एक यात्रा लेखक और अन्वेषक बन चुका था, जो सिर्फ अनसुलझे रहस्यों की खोज नहीं करता था, बल्कि उन स्थानों की सांस्कृतिक और मानवीय कहानियों को भी लोगों तक पहुंचाता था। उसने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था पीपल छाया का सच। ये किताब रातों रात हिट हो गई। इसमें उसने अपनी पूरी कहानी करण, गीता और सूरज के त्रिकोण को उजागर किया। किताब का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि हर भटकी हुई आत्मा सिर्फ एक भूत नहीं होती, वो न्याय की भूखी एक अधूरी कहानी होती है। अब आलोक एक अलग ही पहचान बना चुका था। उसने अपनी साइकिल को कभी नहीं बेचा, वही साइकिल जो उसे तूफान में भटकाई थी पर जिंदगी की सच्ची राह पर भी ले आई थी। हर बार जब वो किसी नए रास्ते पर निकलता था तो उसे उस रात की सड़ी हुई गंध याद नहीं आती थी, बल्कि उस ठंडी हवा का झोंका याद आता था जिसने शांत हुई आत्माओं की मुक्ति का संदेश दिया था। आलोक की यात्रा अब भौतिक कम और आध्यात्मिक ज्यादा थी। वो जानता था कि एक तूफान उसका बाहरी मार्ग बदल सकता है, लेकिन आंतरिक मार्ग पर चलने का चुनाव हमेशा उसी का होता है। आलोक ने पहाड़ों में अपने महीनों के प्रवास को समाप्त किया और अपनी यात्रा वृतांतों को दुनिया के सामने लाने के लिए फिर से मैदानों की ओर लौटा। उसकी किताब पीपल छाया का सच ने उसे एक लेखक और सत्य के खोजी के रूप में स्थापित कर दिया था। अब हर कोई उससे उसके भयानक अनुभव के बारे में सुनना चाहता था, लेकिन आलोक ने प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था कि उसकी असली जिम्मेदारी उन अनगिनत अनकही कहानियों को उजागर करना है जो समाज की अनदेखी दरारों में दबी पड़ी है। उसने अपने अनुभवों को एक मिशन में बदल दिया। उसने भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में घूमना शुरू किया। वो ऐसे सुनसान ढाबों, वीरान धर्मशालाओं और पुराने कुओं के पास रुकता जिनके बारे में स्थानीय लोगों में अजीब अफवाहें या डर फैला होता था। वो भूत प्रेतों की कहानियों के पीछे छिपी मानवीय सच्चाई, सामाजिक अन्याय या अधूरे न्याय की तलाश करता था। उदाहरण के लिए, एक कहानी में उसने पाया कि भूतिया हवेली कहे जाने वाले घर में एक जमींदार ने अपनी विधवा बेटी को संपत्ति के लालच में बंद कर दिया था। हवेली का डर केवल एक मान निर्मित दहशत थी ताकि कोई सच न जान सके। एक अन्य जगह एक शापित नदी घाट की कहानी ने उसे एक ऐसे गांव तक पहुंचाया जहां दहेज के नाम पर हत्या के कई मामले दबा दिए गए थे और डर का साया उन्हें चुप करा रहा था। आलोक अब केवल भूतों से नहीं, बल्कि मनुष्य के लालच, क्रूरता और न्याय की कमी से लड़ रहा था। उसकी लेखनी में अब एक तीखापन आ गया था जो पाठक को सिर्फ डराता नहीं था, बल्कि सोचने पर मजबूर करता था। उसके लेख अक्सर पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर दबाव डालते थे, जिससे कई पुराने ठंडे पड़ चुके केस फिर से खुल जाते थे। उसकी साइकिल, जो कभी उसके लिए मुसीबत बनी थी, अब न्याय की यात्रा का प्रतीक बन गई थी। आलोक ने अंततः एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की जिसका नाम उसने रखा अधूरे न्याय की गूंज। इस संस्था का उद्देश्य था उन मानवीय त्रासदियों को उजागर करना जिन्हें लोग अंधविश्वास या दुर्भाग्य मानकर भूल चुके थे। आलोक अब केवल एक यात्रा लेखक नहीं था, वो अज्ञात और अनदेखे लोगों की आवाज था। वो सत्य का पथिक था जो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक रात के अनुभव को दुनिया के लिए रोशनी में बदल चुका था। उसका सफर जारी था क्योंकि वो जानता था कि देश के किसी न किसी कोने में
अभी भी कोई करण या गीता अपनी कहानी सुनाने के लिए रात के सन्नाटे में इंतजार कर रहा होगा। आलोक की प्रसिद्धि उसे एक नई बड़ी चुनौती की ओर ले गई। उसे हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के चंबा जिले के एक गांव से एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि एक ऊंचे दर्रे के पास एक पुराना लकड़ी का गेस्ट हाउस है, जिसे गांव वाले ठहरने की मनाही कहते हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार वहां हर सर्दी की पहली बर्फबारी के बाद चीखने की आवाजें आती हैं और कुछ यात्री रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। आलोक ने फैसला किया कि ये उसकी अगली जांच होगी। उसने अपनी साइकिल को ट्रेन में लादा और बर्फबारी से ठीक पहले उस बर्फीले दर्रे की ओर निकल पड़ा। गेस्ट हाउस का नाम था देवदार विश्राम गृह। यह सचमुच डरावना था। देवदार के घने पेड़ों के बीच, पुराना, अंधेरा और पूरी तरह से लकड़ी का बना। गांव के लोगों ने उसे सख्त चेतावनी दी थी कि रात को वहां अकेला न रुके। आलोक ने गेस्ट हाउस के मालिक से बात की, जो वहां सिर्फ दिन के समय रहता था। मालिक ने बताया कि यह डर बरसों पुराना है और वे खुद नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। आलोक ने गेस्ट हाउस के एक कोने में कमरा लिया और वहां 2 रातें गुजारी। पहली रात सब शांत रहा, लेकिन दूसरी रात बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ठीक आधी रात को आलोक ने वही सुना जिसकी उसे आशंका थी। बच्चों के रोने और चीखने की एक भयानक आवाज जो कमरे की दीवारों को भेदती हुई आ रही थी। आवाजें पास की एक जमी हुई दरार, क्रेवास से आती लग रही थी, जो गेस्ट हाउस के पीछे थी। अगले दिन आलोक ने फावड़ा और रस्सी ली और गेस्ट हाउस के पीछे गया। उसे गेस्ट हाउस की पुरानी लकड़ी के फर्श के नीचे कुछ गड़बड़ लगी। गेस्ट हाउस की नींव में लकड़ी के मोटे तख्तों के नीचे जमीन को फिर से खोदे जाने के निशान थे। उसने मालिक को बुलाया और जोर देकर कहा कि फर्श को तोड़ा जाए। पहले तो मालिक ने मना किया, लेकिन आलोक के तर्कों और दृढ़ता के सामने वो झुक गया। जब फर्श तोड़ा गया तो नीचे एक गहरा गड्ढा मिला। गड्ढे में आलू और प्याज के ढेर के नीचे उन्हें कपड़े में लिपटे हुए 3 छोटे कंकाल मिले। बच्चों के रोने की आवाजें अंधविश्वास नहीं थी, वे दफन किए गए मासूमों की चीखें थी। पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि लगभग 15 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में रुकने वाले एक तस्कर गिरोह ने अपने 3 बच्चों को, जिन्हें वे तस्करी के काम में इस्तेमाल करते थे, पकड़े जाने के डर से यहां मारकर दफना दिया था। वे हर साल सर्दी में वापस आकर उनकी लाशों की जांच करते थे, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने आना छोड़ दिया। गिरोह ने हत्याओं को छिपाने के लिए गेस्ट हाउस के मालिक को भारी रिश्वत दी थी और मालिक ने बच्चों की लाशों पर आलू प्याज के बोरे डालकर डर का माहौल फैला दिया था, ताकि कोई वहां न आए और खुदाई न करे। आलोक ने न सिर्फ 3 आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि इंसानी दरिंदगी के एक और विभत्स पहलू को सबके सामने ला दिया। उसकी किताब बर्फीली दरार के बच्चे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आलोक जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हर अनसुलझा डर, हर अफवाह, हर भूतिया जगह दरअसल किसी दबे हुए मानव अपराध का पर्दा होती है, और वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वो उन पर्दों को हटा नहीं देता। आलोक की प्रसिद्धि ने उसे देश की सीमाओं से बाहर तक पहुंचा दिया था। एक शाम वो अपनी अगली किताब के शोध के लिए राजस्थान के एक ऐतिहासिक किले में बैठा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और एक नाम झलका, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आलोक का पुराना व्यापारिक भागीदार था, वही जिसने आलोक के गायब होने के बाद उसके सारे व्यावसायिक कागजात और संपत्ति का प्रबंधन संभाला था। आलोक ने 5 साल में पहली बार फोन उठाया। आलोक, तुम जिंदा हो। मुझे पता था तुम ठीक होगे। सिद्धार्थ की आवाज में राहत और थोड़ी सी बेचैनी थी। आलोक ने शांति से जवाब दिया, हाँ सिद्धार्थ, मैं ठीक हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ कुरियर कर दिया था। अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो आलोक, मैं तुम्हारे काम की इज्जत करता हूं,
लेकिन मुझे तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है। एक बड़ी मुसीबत है। ये सीधे तुम्हारे पुराने पैसों से जुड़ी है और एक ऐसी जगह से जहां तुम शायद वापस नहीं जाना चाहोगे। तुम्हारे बचपन का घर। आलोक का दिल एक पल के लिए अतीत के तूफान में फंस गया। पीपल छाया का डर तो अब शांत हो चुका था, लेकिन अपने छोड़े हुए जीवन का डर अभी भी बाकी था। सिद्धार्थ ने बताया कि आलोक के नाम पर एक पुरानी संपत्ति है, जिसे अब एक ताकतवर बिल्डर गैरकानूनी तरीके से हड़पने की कोशिश कर रहा है। यह मामला केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि बिल्डर के गहरे राजनीतिक संपर्कों का भी था। तुम्हें वापस आकर लड़ना होगा, आलोक, वरना वो घर भी एक और पीपल छाया बन जाएगा। आलोक दोराहे पर था। क्या वह अपने शांत जीवन को छोड़कर फिर से कानूनी और राजनीतिक दलदल में फंसे? तभी उसके पास एक और शख्स आया, मीरा, एक युवा क्राइम रिपोर्टर जो पिछले कई महीनों से आलोक के काम को कवर कर रही थी। आलोक जी, मुझे पता है आप परेशान हैं। मैंने सिद्धार्थ की कॉल सुन ली थी। मीरा ने आत्मविश्वास से कहा, आप अकेले नहीं हैं। आपका काम अब सिर्फ भूतों की कहानियां ढूंढना नहीं है, बल्कि जिंदा लोगों के भूतों, जुल्मों से लड़ना भी है। ये बिल्डर एक बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। मैं आपकी मदद कर सकती हूं। मीरा सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं थी, वो तेज दिमाग और अटूट हिम्मत वाली थी। उसने आलोक को समझा दिया कि अगर वो अन्याय से आंखें चुराएगा तो उसका पूरा मिशन अधूरा रह जाएगा। आलोक ने गहरी सांस ली। ठीक है मीरा, हम वापस जा रहे हैं, लेकिन हम व्यापारियों की तरह नहीं, बल्कि खोजी की तरह जाएंगे। मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया है, पर मेरे अधूरे न्याय का मिशन नहीं। उसने अपनी साइकिल उठाई। अब उसके पास सिर्फ यादों का बोझ नहीं था, बल्कि मीरा के रूप में एक निडर साथी भी था। आलोक अपनी साइकिल और मीरा के साथ अपने अतीत और एक नए शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए वापस उसी शहर की ओर चल पड़ा जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। आलोक और मीरा अपने पुराने शहर पहुंचे। सिद्धार्थ से मिलकर उन्होंने सीधे उस पुरानी संपत्ति का दौरा किया। आलोक का बचपन का घर अब आधे अधूरे बने ढांचे और बिल्डर की धमकी भरी चेतावनी से घिरा हुआ था। बिल्डर का नाम था ध्रुव मलिक, एक क्रूर और शक्तिशाली व्यक्ति जिसके राजनीतिक तार दूर तक फैले थे। मीरा ने अपने पत्रकारिता के संपर्कों का इस्तेमाल किया, जबकि आलोक ने अपनी खोजी की वृत्ति का उपयोग किया। उन्हें जल्दी ही पता चला कि ध्रुव मलिक सिर्फ संपत्ति पर कब्जा नहीं कर रहा था, बल्कि वो किसी बड़े रहस्य को छिपाने के लिए तेजी से निर्माण करना चाहता था। आलोक को पीपल छाया का अनुभव याद आया। जहां डर होता है, वहां अन्याय भी होता है। दोनों ने रात में घर में घुसने का फैसला किया। घर के अंदर आलोक को पुरानी यादों की बजाय एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, ठीक वैसी ही जैसी पीपल छाया पर महसूस हुई थी। उन्होंने घर की सबसे पुरानी दीवार के पास, जहां निर्माण सबसे पहले रोका गया था, जमीन और दीवारों को जांचा। मीरा ने एक छिपी हुई तहखाने नुमा जगह को ढूंढा जिसे सीमेंट और प्लास्टर से बंद कर दिया गया था। यही कुछ है आलोक जी, मीरा फुसफुसाई। मलिक इसे जल्दी से जल्दी दफनाना चाहता है। अगली सुबह आलोक और मीरा ने अदालत से खुदाई का वारंट प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मलिक के दबाव के कारण सफलता नहीं मिली। आलोक ने अपना अंतिम दाव खेला। उसने अपने अधूरे न्याय की गूंज संस्था के माध्यम से पूरे देश के मीडिया को बुलाया और घोषणा की कि वो आज दोपहर अपने बचपन के घर में 3 और आत्माओं के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। मीडिया का भारी जमावड़ा हो चुका था। ध्रुव मलिक बौखला गया। जब मलिक के गुंडे मीडिया को हटाने की कोशिश कर रहे थे, आलोक और मीरा ने छिपी हुई दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। दीवार टूटने पर जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को सन्न कर दिया। तहखाने में पुराने जमाने के कई जंग लगे बक्से और रक्त से सने कुछ कपड़े पड़े थे। यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था। बक्सों में ध्रुव मलिक के पिता के समय के गैर कानूनी लेन देन और हत्याओं के दस्तावेज थे।
सबसे भयानक था एक पुरानी डायरी, जिससे पता चला कि कई साल पहले ध्रुव मलिक के पिता ने गरीब मजदूरों के वेतन को लेकर हुए झगड़े में 3 मजदूरों को मार डाला था और उनकी लाशों को इसी तहखाने में दबाकर दीवार बनवा दी थी। ध्रुव मलिक उसी क्षण वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और क्रोध था। आलोक ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, ध्रुव मलिक, तुम जिस घर को हड़पना चाहते थे वो तुम्हारे पिता के अपराधों का कब्रिस्तान है। ये चीखें संपत्ति के कागजात की नहीं थी, ये 3 मजदूरों की आत्माओं की थी जिन्हें तुमने दबाने की कोशिश की। पुलिस, जो मीडिया की मौजूदगी के कारण हस्तक्षेप करने को मजबूर थी, ने ध्रुव मलिक को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आलोक ने अपने पुराने घर को न्याय की वेदी बना दिया था। इस बार वो न सिर्फ बच निकला था, बल्कि उसने अपने निजी अतीत के डर को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उसने संपत्ति पर दावा नहीं किया, बल्कि उसे अधूरे न्याय की गूंज संस्था को दान कर दिया, ताकि वो जगह अन्याय के खिलाफ लड़ाई का मुख्यालय बन सके। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और आलोक को गले लगाया। तुम सच में बदल गए हो, आलोक। मीरा ने मुस्कुराते हुए आलोक की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल साहस और साझेदारी का भाव था। पीपल छाया ने आलोक को डरावना सच दिखाया था, लेकिन मीरा ने उसे सिखाया था कि अकेले भटकने की बजाय साथ मिलकर लड़ने में कितनी ताकत होती है। आलोक ने अपनी साइकिल की ओर देखा। अब उसका सफर सिर्फ सड़कों पर नहीं था, बल्कि मानव मन के अंधेरे कोनों को रोशन करने का था। एक ऐसा सफर जो डर को न्याय और अंधेरे को सत्य में बदल देता था।